सारी पार्टियां सक्रिय हैं, चाहे बीजेपी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी। सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। आइए, मैं लता गंगवार खबरी दुनिया से आइए मिलते हैं भगवत शरण गंगवार जी से। भगवत शरण जी, आपका राजनीतिक में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था और आप क्यों आए? ऐसा है, राजनीति से तो हमेशा मेरा कभी भी लगाव नहीं रहा, बल्कि मैं राजनीति को गलत समझता था। लेकिन क्षेत्रीय और गांव की परिस्थितियों ने राजनीति में लाके खड़ा कर दिया। आपने पहला चुनाव कब और कहां से लड़ा और उसका परिणाम क्या रहा? मैं चुनाव तो आज तक विधानसभा के सब नवाबगंज से लड़ा और 1991 में पहला चुनाव लड़ा और वो मैं जीता था और मुझे 53% वोट मिले थे टोटल वोट कास्टिंग के। आपने इस बार नवाबगंज क्षेत्र में पंचायत चुनाव में बहुत मेहनत की, जिससे सपा की एक तरफा जीत हुई, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सराहना की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेहनत का परिणाम तो अच्छा निकलता है, विजय होती है और लोग प्रशंसा भी करते हैं और उस प्रशंसा करने में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें शामिल हैं। राम मंदिर की लहर के दौरान आप भाजपा में शामिल हो गए। क्या आपको डर था कि अगर मैं समाजवादी में रहूंगा तो हार जाऊंगा? नहीं, मैं शामिल नहीं हुआ था, मैं शुरू से ही भाजपा में था। पहले दिन से मैं भाजपा में था और मैंने राम मंदिर और बहुत सारी ये सांप्रदायिकता की बातें सुन सुन के मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और 2000 में समाजवादी पार्टी में मैं 2 बार एमएलए भी रहा भाजपा से। और जिस समय मैंने भाजपा छोड़ी थी उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ बरेली में 5 लाल बत्तियाँ थी, लेकिन एक ऐसी सांप्रदायिक बात के पीछे मैंने पार्टी छोड़ दी, सरकार छोड़ दी और तब से आज तक मैं समाजवादी पार्टी हूँ। आप एक किसान परिवार से हैं। आप किसानों के हित के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, फिर भी बरेली में किसानों के बच्चों के लिए कोई कृषि महाविद्यालय नहीं है। आपकी बात सही है और कृषि महाविद्यालय मेरी प्रायोरिटी में है। पिछली मेरी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी से वार्ता भी हुई थी और उन्होंने हाँ भी कर दिया था और इसके लिए घोषणा हुई थी कि 2 स्थान हैं बरेली में एग्रीकल्चर के हिसाब से बड़े फार्म, एक बिलवा फार्म और एक नवाबगंज फार्म। मैंने कि इन दोनों फार्मों में से एक फार्म एजुकेशन एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए ट्रांसफ़र करवा दीजिए और इनमें डिग्री। तो उन्होंने बिलवा एग्रीकल्चर फार्म को की घोषणा भी कर दी कि यहाँ अगली उसमें महाविद्यालय नहीं बल्कि कृषि यूनिवर्सिटी बनाने का हम लोग काम करेंगे। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या यूनिवर्सिटी बन जाएगी? सबसे प्रायोरिटी पे ये काम होगा कि बरेली में कृषि महाविद्यालय ही नहीं कृषि यूनिवर्सिटी बनेगी। आप कहते हैं भाजपा विकास नहीं कर रही है, वहीं भाजपा के सांसद बोलते हैं विकास के लिए कोई स्थान ही नहीं बना है और पैसा वापस हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बात अकेले सांसद यहाँ की नहीं है। मेरा मानना ये उत्तर प्रदेश में 80 सांसद हैं और 80 सांसदों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि आप सब लोग एक एक गांव गोद लें और 80 के 80 सांसदों का एक भी गांव आज तक पूरा नहीं हुआ, जबकि 2 सालें बीत गई और इससे पहले 5 सालें बीत गई। 2014 से ये क्रम शुरू किया था माननीय मोदी जी ने, लेकिन एक भी सांसद ने अपने गांव को पूरा नहीं किया। और जहां तक इनके विकास की बात है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी इस बरेली के अंदर कहीं 50 करोड़ 100 करोड़ का कहीं काम अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार का पूरे जिले में दिखा दें तो जो चाहे वो दंड झेलने में तैयार, राजनीति छोड़ देगा। आप बोलते हैं भाजपा सरकार नौकरी नहीं दे रही है, वहीं बरेली के सांसद जी बोलते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं, युवाओं की योग्यता की कमी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं उनके ऊपर तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि उनकी जो सोच है, उत्तर प्रदेश ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया। जैसे मैं नवाबगंज की बात करूँ, मेरे नवाबगंज में 200 कुछ MBBS डॉक्टर हैं एक विधानसभा के अंदर, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके अलावा इसरो में हमारे यहाँ के 2 वैज्ञानिक लड़के हैं, भाभा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर में लड़के हैं। और इस उत्तर प्रदेश ने तो इस देश को प्रधानमंत्री दिए, देश को बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए हैं, तो उनके कहने पे तो टिप्पणी नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी उनकी यानी पूर्ति ना कर पाना, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग नहीं। आप
आपकी अक्सर एक बात सुनी जाती है, भाजपा के गुंडे या भाजपाई गुंडे, इसका क्या कारण है? तक भाजपाई गुंडे की बात है तो बरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई थाना ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पुलिस से मारपीट ना की हो, लोगों से, अधिकारियों से मारपीट ना की हो। आए दिन बवाल होते हैं। और जहाँ जिला पंचायत के चुनाव की बात है तो चुनाव में भी सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश में तो एक दो जगह ये तक हुआ कि हमारी बहन बेटियों को नंगा कर दिया अगर वो नॉमिनेशन कराने पहुंच गई। तो इससे बड़ी गुंडई और कोई नहीं हो सकती। आपकी पार्टी के सबसे अधिक जिला पंचायत सदस्य पंचायत चुनाव में जीते, उसके बाद भी आप बरेली जिला पंचायत अध्यक्ष अपना नहीं बना पाए, क्या कारण रहा? ये बात बिल्कुल सही है। इसमें हमारे कुछ लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, जिनने हमारी पार्टी में रहते हुए, तो उन लोगों की वजह से ये चुनाव हार गए और उनने पूरे चुनाव की जो मोनोपोली थी उस मोनोपोली को आउट कर दिया। क्या आपकी पार्टी के लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया था? जी हाँ। हमारे सूत्रों से पता चलता है आपकी पंचायत चुनाव में आपने अपनी पार्टी से अलग अपने प्रत्याशी को निर्दलीय भी उतारा और उन्हें जीता भी लिया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा नहीं है, टिकट किसी भी चुनाव के हों, पार्टी बैठ के आपस में राय मशवरा करके देती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और दुर्भाग्य है इस बात का कि इस बार ये तय नहीं किया गया। जिन लोगों ने आवेदन किया उन पर विचार विमर्श नहीं हुआ और इसीलिए एक प्रत्याशी को उतारना पड़ गया, क्योंकि वो जिसको हमारे दल के लोग चाहते थे, दल का एक ही व्यक्ति चाहता था, उसे ना लड़ा के हमने दूसरे को लड़ा दिया, क्योंकि वो हार जाता। और चुनाव में या राजनीति में जीत ही धर्म है। पिछले लोकसभा चुनाव में आप गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे, आपने सर्वाधिक रिकॉर्ड मत भी प्राप्त किए, उसके बाद भी आप चुनाव हार गए। आपको क्या लगता है पिछले चुनाव कहीं कोई कमी रहेगी जिसके कारण आपको हार का सामना करना पड़ा? लोकसभा के चुनाव की बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहला कारण था कि 18 दिन केवल चुनाव के कन्वेंशन के लिए मिले, व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, 18 दिन में कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद में हमारी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध किया, इसलिए हम चुनाव हार गए। नहीं तो कुछ समय ज़्यादा मिलता और कुछ पार्टी के लोग हमारे विरोध नहीं करते तो हम चुनाव जीत जाते। पब्लिक बरेली की चाहती है कि भगवत शरण गंगवार जैसा आदमी लोकसभा में जीत के आए और लोग इस बरेली का विकास हो, लोकसभा का विकास हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अच्छी हो, जिससे नए आयाम हमारे नौजवान खड़ा करें। इसलिए चाहते हैं कि जिताएं, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो गई जिससे चुनाव हारना पड़ा। हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि आप बरेली सीट छोड़कर पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे, क्या ये बात सही है? नहीं, गलत बात है। हम बरेली से और नवाबगंज से ही विधानसभा लड़ेंगे और लोकसभा भी बरेली से लड़ेंगे। सुनने में आ रहा आप 2022 में नवाबगंज में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, तैयारी चल रही है और पब्लिक का इतना प्रेम और स्नेह है कि चुनाव जीतेंगे। सपा की बरेली में कहीं भी रैली, धरना, कुछ भी मीटिंग होती है तो उसमें दो गुट हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत कहना चाहिए। हमेशा ही नवाबगंज, हमारे कैमरामैन है वो नवाबगंज के रहने वाले हैं, इन्हें हमारी रैली शायद देखी हो। उस दिन की करीब 4000 साइकिलें थी, 7 किलोमीटर लंबी रैली थी रोड पे और कहीं गुटबाजी नहीं थी। 2017 के चुनाव में आप नवाबगंज से हार गए थे, करीब 54,000 वोट मिले, बीजेपी ने बाजी मार ली। इस पर आपको क्या लगता है कि आप लोगों को लुभा पाएंगे, उनके दिल तक पहुंच पाएंगे और समाजवादी पार्टी की तरफ से सीट किसको मिलेगी? 2014 की बात और है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाई और सांप्रदायिकता के नाम पर उन लोगों को अफीम का नशा जैसे सूंघा दिया हो। मनीषी लोग भी कहते हैं कि धर्म अफीम का नशा जैसी चीज़ है, तो इसलिए लोग धार्मिक उन्माद में मुझे हरा दिया। वैसे कहीं कोई हराने की बात नहीं, और जहाँ लुभाने की बात है, लोग पहले भी मुझसे प्रेम करते थे, आज भी प्रेम करते हैं। आखिरी सवाल हमारा, आप हमारे चैनल के माध्यम से बरेली के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ बरेली के युवाओं की बात है, बरेली बहुत उत्तर प्रदेश का माना हुआ शहर है। 2-3 शहरों के बाद में बरेली का नंबर आता है और दिल्ली और लखनऊ के बीच में तो अकेला बरेली है। बरेली
एजुकेशन हब है। बच्चे लोग बहुत मेहनत करते हैं और उसके परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो सरकार है उस बच्चों से मतलब नहीं। अगर हम बात सरकार की करें, आपने कोई बात नहीं पूछी, हम चाहते थे कि आप सरकार की भी बात करें। ये जो उत्तर प्रदेश और देश की सरकार है, इसने कई नारे दिए थे। एक दिया था, ना महंगाई ना भ्रष्टाचार, हम देंगे आपको ऐसी सरकार। महंगाई चरम पे है, देश को बर्बाद करके फेंक दिया। जब देश की जीडीपी इतनी डाउन हो गई कि हमसे आगे पाकिस्तान है। पाकिस्तान +4 है तो हम -23-24 हैं आज जीडीपी के मामले में। तो देश बर्बादी की उस पर। और शिक्षा की बात, मैं जवानों की बात कही थी, आपने नवयुवकों की बात कही थी। तो नवयुवकों को इस सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन एक रोज़गार नहीं दिया। सारे विभागों में बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, लेकिन संविदा के नाम पे तो इकट्ठा करते हैं। पता नहीं देश के ये मुखिया लोग पैसे का क्या करेंगे, या हमारे बेटे और बेटियां नहीं पलेंगे अच्छे तरीके से, परिवारों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो देश आगे कैसे तरक्की करेगा। वो ट्रिलियन उसकी बात करते हैं कि हम 5 लाख करोड़ रुपए कहना चाहिए। तो उस 5 लाख करोड़ का इकट्ठा करके क्या करेंगे जब विकास नहीं होगा। विकास के नाम पे 14 में ये कौन सी सिटी बनाई है, स्मार्ट सिटी, और 14 से आज 21 आ गई। स्मार्ट सिटी का किनारा नहीं मालूम पड़ रहा है, कोई शहर स्मार्ट हो गया। तो ये हर तरीके से फेल है। नौजवानों के रूप में तो इतना फेल है, शिक्षा को तो इतना इन्हें खराब तरीके से लिया है। जैसे के लिए नवाबगंज में एक जीटीआई बनी खड़ी है, कंप्लीट, बिल्कुल केवल अध्यापक देने का काम था, इस सरकार का बनाई हमने थी। एक डिग्री कॉलेज अधूरा बना खड़ा है, जितना पैसा हमारी सरकार में आ गया। उसके बाद में दीवारों पे पीपल और अलग अलग तरीके के पेड़ उगे हैं डिग्री कॉलेज में। इसी तरीके से 14 करीबन इंटर कॉलेज और हायर सेकेंडरी बने खड़े हैं, बिल्कुल कंप्लीट सफ़ेद हाथी की तरह। चाहे मैं बता दूं, हाफिजगंज है, बरौर है, सेथल है, टांडा सादात है, इस तरीके से 14-15 खड़े हैं। कहीं कोई एक अध्यापक नहीं भेजा। बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये समझ नहीं। बच्चों को अगर जिस देश का या जिस परिवार का नौजवान खराब हो जाए, उसे पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं ना मिले, तो वो परिवार चौपट हो जाएगा, देश चौपट हो जाएगा। तो ये देश को चौपटी की तरफ ले जा रहे हैं, और इसलिए ले जा रहे हैं कि कभी भी गरीब और अनपढ़ व्यक्ति बदला नहीं लेता। ये आराम से सत्ता करेंगे और इनके विरोध में धरने, आंदोलन, प्रदर्शन ये लोग ना कर पाए, देहात के रहने वाले। इसलिए स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर रहे। जहाँ तक नवयुवकों की बात है, हर सरकार ने नवयुवकों को, हमारे अखिलेश जी ने तो क्या नहीं किया नवयुवकों के लिए। चाहे रोजगार ना मिल पाया तो उन्हें भत्ता देने का काम हुआ, कन्या विद्याधन बहनों बेटियों को दिया, लैपटॉप दिए, और जाने क्या क्या दिया। और जीटीआई 109 जीटीआई बनाई है उत्तर प्रदेश में, एक भी नहीं खोली इस सरकार ने। तो हम लोग बेटे और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा और उन्हें सुविधाएं देना चाहते हैं, और ये लोग बिल्कुल इसके विपरीत हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा नौजवानों से, उन शिक्षा मित्रों से जो हजारों की गिनती में उत्तर प्रदेश में पोस्टेड थे, मास्टर बन गए और उन्हें लौट के फिर वहीं ला के खड़ा कर दिया। तो इन्हें नौजवानों से कोई मतलब नहीं। नौजवानों से मतलब है तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी को। इसलिए नौजवान मुट्ठी तान के खड़े हो जाएं अखिलेश यादव जी के लिए और सरकार बनाने का काम करें।